हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज फिर मैं आया हूँ आपको पिछले 24 घंटे के खबरों से रूबरू करने के लिए और उससे बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसको भी डिस्कस करने के लिए। तो एक फिर से नए एपिसोड नए वीडियो के साथ हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं आज कौन सी खबरें हैं हमारे पास। पहली खबर जो आ रही है सामने वो है भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट को मंजूरी। सेशल्स में वर्ष 2026 के अंत तक यूपीआई शुरू होगा। भारतीय सैनिकों ने जीता पहला वर्ल्ड रोइंग कप वो गोल्ड। भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड की पहली ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हुई है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ है। रवि अग्रवाल जी पुनः बने हैं सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरमैन। FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन सभी खबरों को थोड़ा तो हम लोग डिटेल में देखते हैं और उसके बाद उससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको बिंदुवार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, पॉइंट वाइज, है ना। पहली खबर जो हमारे पास है वो कौन सी है? वो भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट से रिलेटेड है। पहली खबर जो हमारे पास है वो किससे रिलेटेड है? भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट से रिलेटेड है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? भारत सरकार, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। भारत के कौन से भारत के महाराष्ट्र राज्य में पालघर एक जगह है जहां पर कि क्या हुआ है, एक ऑफशोर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। अब सवाल उठता है ऑफशोर एयरपोर्ट होता क्या है? ऑफशोर एयरपोर्ट समुद्री क्षेत्र में रिक्लेम्ड लैंड या आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑफशोर एयरपोर्ट वैसे एयरपोर्ट्स को बोलते हैं जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड पे बनाया जाए या फिर उसको कोई समुद्र से रिक्लेम किए हुए जमीन पे बनाया जाए। ठीक है। जापान और हांगकांग में ऐसे एयरपोर्ट पहले से संचालित हैं। जापान और हांगकांग ऑलरेडी किसको ऑपरेट कर रहे हैं? ऑफशोर एयरपोर्ट पे। बट भारत के लिए ये पहला ऑफशोर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है। इसका प्रमुख लाभ क्या होने और रहने वाला है हमारे लिए? सबसे पहले तो मुंबई एयरपोर्ट पर दबाव कम होगा, यात्री एवं कार्गो ट्रैफिक को संभालने में सहायता मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये तीन महत्वपूर्ण लाभ के वजह से ही ये एक ऑफशोर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के पालघर में। ठीक है। क्या परियोजना का नाम क्या है? देखिए, अगर हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो कौन कौन सा है? पहला, परियोजना कौन सा है? इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट। कौन से राज्य में बन रहा है? महाराष्ट्र। कौन से जिले में बन रहा है? पालघर। उद्देश्य क्या है? एयरपोर्ट कंजेशन को कम करना। और प्रकार कौन है? ऑफशोर एयरपोर्ट। महत्व क्यों है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि अवसंरचना की के विकास के लिए इसको मंजूरी दी गई है ऑफशोर एयरपोर्ट को बनाने की। ठीक है। अगले अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर जो आ रही है वो कौन सी है? वो है सेशल्स में वर्ष 2026 के अंत तक यूपीआई पेमेंट सिस्टम लागू के संबंध में। क्या खबर है भाई? सेशल्स में वर्ष 2026 में के अंत तक यूपीआई शुरू होगा। अब देखिए इसमें हुआ क्या है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने क्या किया है, एक घोषणा की है कि भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई वर्ष 2026 के अंत तक सेशल्स में शुरू हो जाएगा। जो एनपीसीआई का जो यूपीआई फॉर्मेट है पेमेंट का, वो सेशल्स देश में भी 2026 के अंत तक शुरू हो जाएगा। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सेशल्स ने अपने अभी हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री को क्या किया है, अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, उससे उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री को अलंकृत किया है। ठीक है। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई भारत की रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसे एनपीसीआई द्वारा विकसित किया गया है। यह मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से तुरंत बैंक टू बैंक भुगतान की सुविधा देता है। ठीक है। ये बैंक टू बैंक, और सबसे मजेदार बात इसकी खासियत क्या है, ये रियल टाइम डिजिटल पेमेंट है। रियल टाइम डिजिटल पेमेंट है। तो देखते हैं इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है हमारे पास।
कौन सी भुगतान प्रणाली शुरू होने वाली है? वो है यूपीआई, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? भारत में ये यूपीआई की शुरुआत 2016 में हुई थी। ठीक है। किस संस्था ने इसको विकसित किया था? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना, एनपीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 2008। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का पार्ट बन जाता है कि यूपीआई का भारत में कब शुरुआत हुआ था? 2016 में। और एनपीसीआई जिसने यूपीआई को विकसित किया था उसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में। ये याद रखेंगे। और अभी 2026 के अंत तक किस देश में ये यूपीआई सिस्टम लागू होने वाला है? भारतीय यूपीआई सिस्टम, वो है सेशल्स में। इसके नियामक कौन है, यानी कि कंट्रोलर कौन है? आरबीआई। और ये लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। हमें अभी बात कर ली हमने इसकी। महत्व क्या है? ये डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। ये डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया था। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगली खबर रोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप से संबंधित है, जहां पर कि हमारे भारत के सैनिकों ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। ये खबर क्या है, देखते हैं एक बार। भारतीय सैनिकों ने जीता पहला वर्ल्ड रोइंग कप गोल्ड। ठीक है, पहला स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। क्या हुआ है भाई? भारतीय सेना के हवलदार लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह, ये दो हमारे खिलाड़ी थे जो भारतीय सेना से हैं, ने वर्ल्ड रोइंग कप में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। भारत का पहला वर्ल्ड रोइंग कप गोल्ड मेडल है ये, पहली बात, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व हुआ है, क्योंकि सेना के में कार्यरत खिलाड़ी ही इस कंपटीशन में गए थे। वर्ल्ड रोइंग कप का आयोजन वर्ल्ड रोइंग द्वारा किया जाता है, जो एक संस्था है वर्ल्ड रोइंग नाम से, वो वर्ल्ड रोइंग कप ऑर्गेनाइज करती है। और रोइंग होता क्या है? ये एक जल आधारित खेल है, यानी कि ये पानी में खेला जाता है, ये जल में खेला जाता है। ठीक है। अब क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ से निकल के आते हैं हमारे लिए? पहला प्रतियोगिता कौन सा था? वर्ल्ड रोइंग कप। उपलब्धि क्या हुई है? फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। किसने जीता है? दो विजेता हैं हमारे, लक्ष्य और उज्जवल कुमार सिंह। ये किस क्षेत्र में, ये किस क्षेत्र की खबर है? ये खबर है स्पोर्ट्स के क्षेत्र की। ठीक है। अगले खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर आ रही है भारत के नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स से संबंधित। क्या खबर है भाई? ये देखते हैं हम लोग। भारत के न्यूक्लियर वॉरहेड्स की पहली ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट हुई है। भारत नाभिकीय देश यानी कि न्यूक्लियर नेशन तो काफी पहले बन गया था, लेकिन न्यूक्लियर वॉरहेड्स की ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट पीस टाइम में ये पहली बार भारत करने जा रहा है। क्या है खबर इसमें? देखिए, सिपरी ईयरबुक 2026। सिपरी क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी का क्या नाम है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपने ईयरबुक में 2026 के अनुसार क्या बोला उन्होंने? लगभग 190 वॉरहेड्स में से भारत क्या कर रहा है? भारत के पास टोटल 190 वॉरहेड हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड, और उसमें से 12 वॉरहेड को ऑपरेशनली डिप्लॉयड स्थिति में रखा है। 190 कुल हैं भारत के पास, और उसमें से 12 को इन्होंने ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया है। ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जब न्यूक्लियर वॉरहेड सक्रिय सैन्य इकाइयों के साथ तैनात हो और डिलीवरी सिस्टम से जुड़े हों, तो इसे ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट कहा जाता है। यानी कि जो सेनाएं हमारी, सेना की वो इकाइयां या सेना की वो टुकड़ियां जो कि ऑपरेशनल हैं, यानी कि जो दुश्मनों से हमारी रक्षा के लिए कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पे तैनात हैं, उनके साथ अगर कोई न्यूक्लियर वॉरहेड को तैनात किया जाता है, तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि हमारा न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो क्या है? वो ऑपरेशनली डिप्लॉयड है। ठीक है। इसके संदर्भ में एक भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी सामने आ जाती है। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में पहली चीज क्या है? नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस यानी कि सीएमडी, और सिविलियन कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, ये तीन बिंदुओं पर ही हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चलता है। अब इस खबर से क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बाहर निकल के आती है? मुख्य बिंदु क्या क्या है? सबसे पहले, ये खबर प्रकाशित करने वाली संस्था कौन है? संस्था का नाम है सिप्री, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
कुल न्यूक्लियर वॉरहेड्स भारत के पास कितने हैं अकॉर्डिंग टू सिप्री? ये है 190, यानी कि 190। ऑपरेशनली डिप्लॉयड कितने हैं? ऑपरेशनली डिप्लॉयड अभी इसके सिप्री के रिपोर्ट के हिसाब से 12 हैं। ठीक है, नीति क्या है भारत की? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या बोलता है भारत अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में? नो फर्स्ट यूज, यानी कि पहला प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, प्रमुख मिसाइल कौन है जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जा सकती हैं? वो है अग्नि सीरीज की मिसाइलें। और समुद्री शक्ति में अरिहंत क्लास के SSBN भारत के पास हैं जो न्यूक्लियर मिसाइलें दाग सकते हैं। ठीक है, अगली खबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगली खबर क्या है हमारे पास? अगली खबर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 से रिलेटेड। इसमें क्या समाचार है हमारे पास? देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण सम्मेलन विकास सम्मेलन 2026 आयोजित किया गया है। इसमें क्या हुआ है? जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन यानी कि RGVS 2026 जो आयोजित किया गया दिल्ली में, उसमें क्या कहा गया है? इसकी अध्यक्षता किसने की है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ठीक है, उन्होंने कौन कौन से विषय पे बात हुई है? मुख्यतः विकसित ग्राम विकसित भारत का हमारा स्लोगन है और उसी पे चर्चा हुई है। दूसरा, VBG राम जी एक्ट जो 2025 में लागू किया है, जो पास हुआ था संसद द्वारा, उसको क्रियान्वित करने की के विषय में बात हुई है। ग्राम पंचायत को और सुदृढ़ यानी कि एम्पावर और सशक्त बनाने की जरूरत पर गौर किया गया है। इसके बाद रूरल हाउसिंग यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मकान बन रहे हैं उसके संदर्भ में बात हुई है। रूरल कनेक्टिविटी यानी कि ग्रामों को शहरों से और राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने की बात हुई है। और क्लाइमेट रेजिलिएंट लाइवलीहुड की बात हुई है। ठीक है, अब ये इस खबर से क्या क्या बिंदु हम बाहर निकाल के रख सकते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? यानी कि जब आप नोट्स बनाएंगे करंट अफेयर से संबंधित तो इन बिंदुओं को आप नोट कर लेंगे डेली जो मैं बताता हूं, तो इनमें से ही प्रश्न आएंगे, ये बात की गारंटी मैं आपको 100% 100% रूप से दे सकता हूं। कौन सा सम्मेलन है? RGVS 2026। किस स्थान पे यह आयोजित किया गया था? नई दिल्ली। कौन से मंत्रालय ने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। किस थीम पे बात हुई थी? जैसा आपको बताया हुआ है मैंने, विकसित ग्राम विकसित भारत। नई योजना कौन सी आई है? नई योजना जो है, जैसा मैंने आपको बताया था, VBG राम जी 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। ये संसद द्वारा 2025 में ही पास कर दिया गया था, लेकिन ये इसका क्रियान्वयन यानी कि एग्जीक्यूशन 1 जुलाई 2026 से हो रहा है। और ये किसका स्थान लेगा? ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो था उसका स्थान लेगा। ठीक है, और ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वशासन की आधारभूत इकाई है, इस बात पे भी विचार हुआ है। ठीक है, और एक SGH टर्म इसमें कई बार आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न जनरली RRB के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, ये लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले समाचार की तरफ। CBDT चेयरमैन की नियुक्ति से संबंधित एक खबर है। वो क्या खबर है हमारे पास, हम एक बार देखते हैं उस खबर को। ये क्या खबर आ रही है? रवि अग्रवाल जो कि CBDT के चेयरमैन थे ही, अभी भी हैं, उन पुनः बने CBDT के चेयरमैन। क्या हुआ है? उनको सेवा विस्तार दिया गया है 6 महीने का। क्या है स्टोरी, हम लोग देख लेते हैं एक बार। केंद्र सरकार ने रवि अग्रवाल को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया है। कार्यकाल उनका कब से कब? 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक है। उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये नियुक्ति मिली है। ठीक है, CBDT होता क्या है? CBDT क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। CBDT भारत में डायरेक्ट टैक्सेस की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था है। ठीक है, और यह आयकर प्रशासन एवं कर संग्रहण का कार्य देखती है, यानी कि ये टैक्सेस का कलेक्शन और टैक्सेस का एडमिनिस्ट्रेशन को ओवरसी करती है या देखती है। ठीक है, कौन से अधिकारी हैं? किस अधिकारी को सेवा विस्तार मिला है? उनका नाम है रवि अग्रवाल। ये 1988 बैच के IRS अफसर हैं। ठीक है, कौन सी संस्था में मिला है? CBDT में। मंत्रालय, किस मंत्रालय के अंदर CBDT आता है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, कितने टाइम का इनको सेवा विस्तार मिला है? 6 महीने का। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कि इनको पहले ही सेवा विस्तार 1 साल का मिल चुका था और
उनके सेवा को पुनः विस्तृत किया गया है 6 महीने के लिए। और ठीक है, सीबीडीटी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत कार्य करता है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रशासन सीबीडीटी करता है, यानी कि इनकम टैक्स भी सीबीडीटी के अंदर ही आता है। ठीक है, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 17 जून 2026 तक 5.21 ट्रिलियन रुपीस हो गया है। ये वैल्यू, ये जो है, ये चीज ध्यान रखना है आपको। ये बैंकिंग के एग्जाम्स में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंक्स के जो एमसीक्यूज होते हैं करंट अफेयर्स के, उसमें ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड से संबंधित है, यानी कि जो अप्रवासीय भारतीय हैं उनके संबंध में खबर है। क्या खबर है देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में FCRA 2.0 पोर्टल और EOCI कार्ड लॉन्च किया है। FCRA 2.0 पोर्टल है क्या? ये FCRA क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के तहत विदेशी चंदे की निगरानी, पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए विकसित डिजिटल पोर्टल बनाया गया है। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इसमें आधार का ऑथेंटिकेशन होगा, ई साइन फैसिलिटी होगी, पूर्णतः डिजिटल OCI व्यवस्था होगी और ऑनलाइन फाइलिंग अनिवार्य होगा। अब इससे महत्वपूर्ण क्या क्या बिंदु निकल के आते हैं बाहर, थोड़ा सा इसको देखेंगे। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? FCRA 2.0। लॉन्च करता कौन थे? अमित शाह, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं। क्या, किस कानून के तहत इसको लॉन्च किया गया है FCRA 2.0 को? FCRA एक्ट सॉरी FCRA एक्ट 2010। डिजिटल कार्ड क्या है? EOCI डिजिटल कार्ड है। किस नियम से संबंधित है ये डिजिटल कार्ड? यह है सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स जो बना है, जिससे जो अप्रवासी भारतीयों को भी कुछ स्तर तक सिटीजन्स के समान या नागरिकों के समान सुविधाएं दी जाती हैं, उसी से संबंधित है ये OCI कार्ड। ठीक है, FCRA विदेशी योगदान को नियंत्रित करने वाला प्रमुख कानून है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और क्या है देखिए, मेघराज भारत का नेशनल गवर्नमेंट क्लाउड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इससे संबंधित है। ये खबर आई थी बाहर कि भारत का जो अपना क्लाउड सिस्टम है, भारतीय सरकार का जो अपना क्लाउड सिस्टम है, उसका नाम है मेघराज। और OCI जो हम लोग बार बार यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट खबरें जो पिछले 24 घंटों में सुर्खियां बटोर रही थी। हमने उन खबरों को देखा, समझा, और उससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आगामी परीक्षाओं में, जनरल स्टडी, जनरल करंट अफेयर्स के अंदर, उस पर भी हम लोगों ने विचार किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आप आने वाले सभी वीडियोस की खबर की जानकारी आप तक पहुंच जाए, कि नोटिफिकेशन आप तक चली जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग। हैव अ गुड डे।